एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। एटम एटम में दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस बोल देते हैं। और न्यूक्लियस पाई मेसॉन पार्टिकल के द्वारा आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और इसी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर पाना या न्यूक्लियस से बाहर निकाल पाना मुश्किल होता है। तो अगला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि कौन सा पार्टिकल आसानी से निकाला जा सकता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, तो उसकी वजह से उनको निकालना होगा मुश्किल। तो आसानी से कौन सा निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और जो चीज़ आसानी से जो पार्टिकल बाहर निकाली जा सकती है वही तुम्हारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्स मान लेते हैं, कोई एटम एक्स है तो नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक वेट लिखते हैं या मास नंबर लिख देते हैं। और एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में होगा, मास नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है। और एटॉमिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रॉन्ग एंड बर्नर ने एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिसिटी लॉ दिया था। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, युकावा ने मेसॉन, एंडरसन पॉजिट्रॉन, पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की। तो एक ट्रिक बनती है, ईंट पर नाच मुआ पानी पर नाचता है। ईंट पर नाच मुआ पानी पर नाचता है। तो ईंट से हो गया थॉमसन इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड पर हो गया प्रोटॉन, चैडविक नाच, ठीक, न्यूट्रॉन तुम्हारा चैडविक हो गया, मुआ मेसॉन तुम्हारा युकावा हो गया, पानी पॉजिट्रॉन एंडरसन हो गया, पाउली न्यूट्रिनो तुम्हारा पाउली फेडरिक लिंस। ठीक, ईंट पर नाच मुआ पानी पर नाचता है, ये ट्रिक बन गई। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल है, उसका सिंबल कैसा है, E माइनस पी प्लस एंड 0n1। ठीक, अब उनका रियल चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज था तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया था। प्रोटॉन पर पॉजिटिव प्लस का चार्ज था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पर जीरो था तो हमने जीरो बता दिया, और इसीलिए इसी जीरो चार्ज की वजह से ही इसकी खोज भी लेट हुई थी। रियल चार्ज की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं। रियल चार्ज की बात कर ली, अब रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन की तुलना में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता तो जीरो बोल दिया। अब मास की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम होता है, जो कि बहुत कम है, तो हम उसको जीरो मान लेते हैं, निग्लेजिबल मान लेते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, 1 यूनिट मास मान लिया जाता है। न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन की तुलना में सिर्फ 0.005 ज़्यादा होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, तो उसका भी 1 यूनिट मान लिया जाता है। तो टोटल जो एटम का जो मास होता है वो डिसाइड करते हैं कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। द मास ऑफ एटम मोस्टली ड्यू टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है। रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ने को मिलता है कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, वहीं जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। बीटा पार्टिकल के साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। बीटा पार्टिकल को बी माइनस से दिखाते हैं, पॉजिट्रॉन को बी प्लस से दिखाते हैं। अब कह रहा है कि कैलकुलेट करो 2 मोल फॉस्फेट आयन के ऊपर चार्ज को, 2 मोल। अब 1 मोल में कितना होता है, मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ। 1 मोल में पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में पार्टिकल होते हैं कितने, इक्वल टू Na एटम्स, आवागद्रो संख्या के बराबर। आवागद्रो संख्या कितनी होती है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स होते हैं Na में। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम सीधे कर देंगे। एक आयन पर 3 चार्ज पाया जा रहा था, फॉस्फेट पे -3 चार्ज है, तो एक आयन में 3 चार्ज पा रहे थे, तो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल। अब कह रहा था 2 मोल की बात कर रहा है, तो 2 मोल में 2 Na हो गए आयन्स, तो उसका Na से भी मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। वही एक और मेथड दिया है यहाँ पे कि कूलाम में कैसे निकालेंगे। अभी तो सिंपल सा हमने Na के फॉर्म में निकाला है। अब 1 मोल आयन है 3 मोल ऑफ इतना चार्ज, कितना 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना होता है 96,500 कूलाम। अब 2 मोल की बात कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज अपॉन मास रेशियो की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो। नीचे की वैल्यू कहते हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है।
तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है निग्लिजिबल, तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा चार्ज अपॉन मास रेशियो हो जाएगा, क्योंकि तुम नीचे कि निग्लिजिबल रख रहे हो ना, तो चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो आएगा। प्रोटॉन पर चार्ज और न्यूट्रॉन पर चार्ज 1 यूनिट होता है। न्यूट्रॉन इसलिए पीछे चला जाता है क्योंकि उसका चार्ज 0 होता है। जब ऊपर वाली वैल्यू निग्लिजिबल हो गई, नीचे वाली कुछ वैल्यू आएगी तो वो सबसे कम हो जाएगा। और इसमें क्या है, ऊपर वाली भी वैल्यू नीचे है, दोनों 1/1 हो जाता है प्रोटॉन के केस में। अल्फा के केस में क्या होता है, चार्ज तो ट्वाइस होता है और मास इसका भी ट्वाइस हो जाता है लगभग प्रोटॉन की तुलना में। तो क्या कर दिया, 2/2, ये भी 1/1 आता है। अल्फा के केस में 2He4 निकलता है ना, ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है 2He4। ठीक, इसका जो हीलियम आनायन होता है, मतलब हीलियम कटायन, हीलियम नाभिक, वही तुम्हारा अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो अल्फा पार्टिकल समझ गए क्या होता है, 2He4। ठीक, ये हो गया तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। चार्ज अपॉन मास रेशियो देख लिया, इलेक्ट्रॉन का मास कम तो उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हो रही है सबसे कम, निग्लिजिबल। आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 1H1 से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारे पास बनता है 1H प्लस, या एक आयनाइज हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और तुम उसका इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे रहे हो, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचा। तो H प्लस को हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं सिंपल सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो H प्लस को हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। वहीं अब अल्फा पार्टिकल की बात करो, ये देखो 2He4 आ गया, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है। अल्फा पार्टिकल के बाद 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, और उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसको 2He4 से दिखाया जाता है। अब इस पे इसका जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये भी बन जाएगा 2n प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तुमने, 2He प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 चार्ज आया पॉजिटिव का, क्योंकि तुमने दे दिया ना किसी को तो तुम धनी हो गए, तो धन चार्ज के साथ तुम्हारा 2 चार्ज आ गया। ठीक, WNH हीलियम एटम बोल देते हैं इसको। ये अल्फा पार्टिकल की बात हो गई। अब आ जाओ, एक एम्स का क्वेश्चन लिखता है यहाँ पे कि चार्ज अपॉन मास रेशियो बताओ प्रोटॉन और किसका, अल्फा पार्टिकल का, इनका रेशियो बताना है। तो चार्ज कितना होता है, E/m, 1 यूनिट चार्ज होता है प्रोटॉन पर, मास भी 1 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था प्रोटॉन के केस में, यहाँ पर 1/1 दिया है। ठीक है, अब चार्ज इस पे कितना होता है, हीलियम पर 2 चार्ज होता है और मास कितना होता है 4, तो इसका आ जाता है 1/2। तो दोनों का जब रेशियो निकालने जाओगे तो रेशियो कैसे निकालते हैं, 1/1 था, अब इसका रेशियो निकालोगे 1/2 हो गया। ठीक, अब रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे 2 से दोनों में। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2:1। ठीक, रेशियो हमेशा होल नंबर में निकालते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 1 एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। अब कह रहा है कि प्लस माइनस, यहाँ पे 2 साइन दे दिए हैं, प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे। प्लस तब करेंगे जब तुमने इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से निकाल दिया है, माइनस तब करेंगे, ठीक है, नहीं, प्लस तब करेंगे जब तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, क्योंकि तुम और इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रहे हो ना, तो तुम्हारे ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, एटम के ऊपर ओवरऑल निगेटिव चार्ज आएगा, तो उसने इलेक्ट्रॉनों को लिया है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो हम यहाँ पे चार्ज को प्लस कर देंगे, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई एनायन बनने पे, और कैटायन बनने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को घटा देंगे, अपोजिट चलता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z, और A-Z से निकाल लेते हैं, फार्मूला है, सिंपल सा याद कर लो इसको। अगर थोड़ा सा देखें तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर के ही एटॉमिक वेट डिसाइड कर रहे थे, तो ठीक है। अब हम यहाँ से कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि प्रोटॉन Z के बराबर है, तो हम P की जगह N प्लस Z रख देते हैं, इक्वल टू A कर देते हैं, तो A की वैल्यू क्या आ जाती है, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाती है, N इक्वल टू A माइनस Z आ जाती है। ठीक, अब आ जाए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन भी उसमें 20, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे, और इसका एटॉमिक वेट होता है 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन आ गए। सेम इस पर 2 चार्ज है, तो अब इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 प्रोटॉन आ गए, और एटॉमिक वेट से अगर हम कितना प्रोटॉन घटा दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। D3O+ का देख लेते हैं। ड्यूटेरियम के केस में क्या होता है, 1D3, इसका वेट कितना है 3, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 3 ड्यूटेरियम दिए गए, 3 से मल्टीपल कर दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है 8,
और एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 10 और इसके प्रोटॉन हो गए 11। उसी तरह एटॉमिक वेट से हम क्या माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास 11 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आगे एक नोट लिखता है कि न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, एनायनिक स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, कैटायनिक स्पीसीज के लिए प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो मोनोवेलेंट एनायन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बाइवेलेंट एनायन बनेगा। अब उसी तरह एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो मोनोवेलेंट कैटायन बनेगा, 2 प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो बाइवेलेंट कैटायन बनेगा। एक एलिमेंट के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन है, तो उनका सिंबल बताओ क्या होगा। सिंबल कैसे बताएंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, तो जेड इसका तो 16 आ जाएगा, जेड 16 आ गया, यानी प्रोटॉन की संख्या 16 दी गई थी, हमने 16 निकाल लिया। अब कोई मान लेते हैं एक्स एटम था, ठीक, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो हमने -2 चार्ज डाल दिया, उसी का ये सिंबल आ जाएगा, सिंपल सा। आगे देखते हैं, कह रहा है न्यूट्रॉन A-जेड से निकालते थे और न्यूट्रॉन A- प्रोटॉन था, ठीक, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तुम्हारा एटॉमिक वेट होता है। तो दस द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर इक्वल टू द मास नंबर, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या मास नंबर के बराबर होती है। कैलकुलेट नंबर इन 2.7 ग्राम, कह रहा है 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम 27 में, 13 एल्यूमिनियम 27 में क्या न्यूक्लियॉन्स की संख्या निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 2.7 ग्राम में मोल्स कितने हैं, मोल्स निकाल लेंगे तो उसका Na से मल्टीप्लाई करके, यानी आवागद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करके टोटल पार्टिकल निकाल लेंगे। फिर जितने पार्टिकल होंगे तो एक पार्टिकल के न्यूक्लियॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। ये हमारी हो गई भूमिका कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे पास वेट दिया है, वेट से हम क्या निकालेंगे, मोल, तो वेट से हम गए मोल में, ठीक, मोल से हम जाएंगे नंबर में और नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूक्लियॉन्स को, तो हमारे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2.7 ग्राम में वेट से डिवाइड, मतलब कि मास नंबर से डिवाइड किया तो मोल आ गए, मोल में Na से मल्टीप्लाई किया हमारे पास एटम आ गए, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, फिर उसमें न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गए। सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं प्रोटियम हाइड्रोजन। प्रोटियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन 1 - 1 करके 0 हो जाते हैं, यानी कि तुम्हारा हाइड्रोजन के अंदर, प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा और उस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दोगे सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, इसीलिए H+ को हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। ओनली एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन, प्रोटियम ही तुम्हारा इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 9.1 × 10⁻³ और प्रोटॉन का मास हो जाता है 1 × 1.67 × 10⁻37। तो ये ओवरऑल रेशियो निकल के आता है 1/1837। इसको याद कर लो, सिंपल सा, ठीक, कि 1/1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 1/1837 गुना होता है। आइसो स्पीसीज की बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, सिंपल था, सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, देखो 10 आ रहे हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटीरियम, और ट्राइटियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है, यहाँ पे ये बात याद रखना, ट्राइटियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव, ठीक। आइसोटोप की बात कर लें। आइसोबार में भार की बात, आइसोबार भार, भार मतलब वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट सेम होगा, ठीक, 19 के 40, 20 कैल्शियम 40, ठीक। आइसोटोन की बात करें, आइसोटोन में तुम्हारे न्यूट्रॉन सेम होंगे, ठीक, एंड टोन न्यूट्रॉन, टोन ना का अन्नाद आ रहा है, देखिए टोन, आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होंगे, ठीक। आइसोस्टीयर में क्या होता है, एटम सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एटॉमिसिटी और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा ही, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के होने के साथ साथ अगर उसमें एटमों की संख्या भी सेम हो जाए तो वो तुम्हारे आइसोस्टीयर कहलाने लगते हैं। तो हम यहाँ पे नाइट्रेट और CO2 का एग्जांपल देखते हैं, 3 एटम है और उसमें 22 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे आइसोस्टीयर हो जाएंगे। आइसो डायस्पर की बात करें तो डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आइसो डायस्पर कहलाता है, आइसो डायस्पर कहलाता है। आइसोस्टीयर के केस में डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल ओनली, आइसोस्टीयर हमेशा मॉलिक्यूल के केस में बात करेगा,
मॉलिक्यूल के केस में बात करेगा, ये एलिमेंट के केस में बात नहीं करेगा। आइसोएस्टर हमेशा मॉलिक्यूल के केस में बात करेगा, आइसोएस्टर हमेशा मॉलिक्यूल के केस में बात करेगा, ये एटम के केस में बात नहीं करेगा। आइसोडायस्पर में डिफरेंस पूछा जाएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा। जैसे इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, कितना 54 आ रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये तुम्हारे आइसोडायस्पर हो जाएंगे। आइसो स्पीसीज का तुम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बाइवेलेंट कैटायन दिया है जिसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, उसका सिंबल निकालो क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि बाइवेलेंट कैटायन है, उस पर +2 है, कैटायन की बात कर रहा है ना, तो चार्ज +2 ही आएगा ना। तो उस पर कितना 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन थे, Z-2 कर दिया क्योंकि 2 चार्ज हम निकाले थे, तो उसकी Z की वैल्यू कितनी आ गई 26, Z की वैल्यू 26 आ गई, तो हमारे पास एटम निकल के आ गया। किसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन का होता है। ट्राइवेलेंट एनायन है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब ट्राइवेलेंट एनायन की बात करें तो यानी उसके पास 3 निगेटिव चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज होने की वजह से उसमें 3 जोड़े होंगे तुमने, यानी कि 3 घटा दो इलेक्ट्रॉन, तो Z आ जाएगा 15। Z15 किसका होता है, P फास्फोरस का। ठीक, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से किसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। सबसे पहले देखो भूमिका तय करो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम सारे या तो एग्जांपल में निकाल के देखते हैं, या फिर इसमें देखो सर ने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू ऑल कंडीशन फॉलो होगी। ठीक, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डबल्ड 6 कार्बन 12 देन कैलकुलेट इंक्रीज इन एटॉमिक मास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम न्यूट्रॉन का मास डबल कर दें और मास ऑफ प्रोटॉन को आधा कर दें, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डबल्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डबल कर रहे हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास को डबल कर रहे हैं, प्रोटॉन के मास को आधा कर रहे हैं। तो जो नया मास इंक्रीज हो गया, परसेंटेज मास ऑफ इंक्रीज होगा, वो निकालो कितना होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल था। हमने क्या किया, न्यूट्रॉन बढ़ा दिया, न्यूट्रॉन को कितना कर दिया, दुगुना, तो ये पहले 6 था। ठीक, उसके बाद कितना हो गया, 12 हो गया, तो एटॉमिक वेट तो तुम्हारा 12 आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि सब चीजें डबल कर दी हैं। तो उसके बाद जब डबल कर दी तो क्या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास पूछा है ना, तो एटॉमिक मास कौन डिसाइड करता है, तुम्हारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आधा किया है, न्यूट्रॉन को डबल किया है, तो मुझे लगता है कितना इसमें आपका 6 × 1 और ट्वाइस ऑफ 6 हाफ, ये प्रोटॉन हो गए, ये तुम्हारे न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। ये टोटल कितने हो गए, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों को आधा किया था, न्यूट्रॉनों को डबल किया था, तो हमारे पास टोटल 15 mu आ जाएगा। 12 mu से 15 mu हो गया, यानी कि अगर हम 12 का कितना 100% मान लेते हैं, 12 को 100% मानते हैं, तो 15 उसका कितना होगा। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा दो कि अगर 12 100% है, तो 12 को अगर हम 4 भाग में तोड़ देते हैं, 3 × 4, 4 भाग में तोड़ा, तो हम ये जानते हैं कि 100 का 25% होता है, 1/4 25% होता है, तो इसका कितना आ रहा था टोटल, तो ओवरऑल 3 था, 1/4, तो कितना बढ़ा है इसमें 15 हुआ है, 12 - 15, 3 बढ़ा है, तो यानी 25% बढ़ गया होगा, सिंपल सा। और फार्मूला लगा के निकालोगे, सिंपल सा परसेंटेज फार्मूला निकाल के भी लगा सकते हैं कि 3/12 × 100, यानी 3 यूनिट बढ़ा था, टोटल कितना था, तो इंक्रीज अपॉन टोटल इंटू 100। या फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन। यूनिवेलेंट एनायन है जिसका मास नंबर 37 है और पोजेन 11.1% ऑफ मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट इट सिंबल। इसका सिंबल कैलकुलेट करो। तो सिंबल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कह रहा है कि 11.1% ज़्यादा न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की तुलना में 11% बढ़ा देते हैं। ठीक, अब 11% बढ़ाया, इसकी वैल्यू को हम किस में रख देंगे, न्यूट्रॉनों की वैल्यू में रख देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर ए होता है ना। ठीक, ए होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये हमने निकाल लिया क्या, ए, न्यूट्रॉन प्लस, हाँ ये ए आ गया 37 - Z, और ये क्या हो गया, तुम्हारे न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, और ये न्यूट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉनों की संख्या होगी Z+1। अब 37 - Z+1 एंड ये तुम्हारा आ गया न्यूट्रॉन, इसको माइनस कर देंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 35.889।
ठीक, सिंपल सा जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आएगी 17 और 17 सीएल का होता है, 17 सीएल 37, यानी कि एक आइसोटोप है किसका, सीएल का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट है सिंपल सा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, करंट पास किया उस पर, ठीक, अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रॉनों का प्रोटॉनों का, उसकी वजह से न्यूट्रॉन लेट डिस्कवर्ड हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट बह रहा था तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले खोज लिया गया, प्रोटॉनों की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में अरेंज रह पा रहे थे, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, कोई ना कोई न्यूक्लियस में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों को पकड़े रखने के लिए, जिससे वो एटम से बाहर ना भाग जाएं, तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन होने चाहिए थे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं था तो कोई चारा लेट खोजा गया, देर हो गई खोजने में उसको। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, 2 प्लेट लगाते हैं, उसमें हाई करंट पास करते हैं, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में टेलीविजन पिक्चर ट्यूब का इसका एग्जांपल है, जो पुराने ज़माने की टेलीविजन नहीं होती थी वो इसी चीज़ पर काम करती थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। वेरी वेरी लो प्रेशर हाई वोल्टेज रखते हैं, प्रेशर बहुत लो रहता है, लगभग वैक्यूम के अलावा वैक्यूम जितना, और हाई वोल्टेज पास करते हैं। पार्सली इवैक्यूएटेड होता है, यानी पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड नहीं होता है, पार्सली इवैक्यूएटेड होता है, कुछ ना कुछ गैसें उसमें पाई जा रही होंगी। तो इमेजिनरी रेज अराइज होती हैं फ्रॉम दी कैथोड टू एनोड, चलती हैं वो, ठीक, ट्रेवल करती हैं एनोड की तरफ, और निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब कैथोड टू एनोड जा रही हैं। आ स्मॉल ऑब्स्टेकल, अगर उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो वो गर्म होने लगता है, इसका मतलब वो किसी मटेरियल से बनी हुई है, दे हैव निगेटिव मटेरियल पार्टिकल हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तभी तो वो उसे ऑब्जेक्ट से टकरा के उसको क्या कर दे रही हैं, उसको क्या कर दे रही हैं, टकरा के गर्म कर दे रही हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस बाई आयनाइजेशन गैस, ठीक, हाइड्रोजन पे 2 हाइड्रोजन बना लिया, ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हाइड्रोजन गैस था उसको आयनाइज किया, उसके आयनाइज एटम में दीज रेज ट्रेवल्ड इनटू, जो हाइड्रोजन गैस भरी गई थी इसमें वही आयनाइज होकर के इलेक्ट्रॉन दे रही थी, जो कि ट्रेवल कर रही थी कैथोड टू एनोड। तो दीज रेज ट्रेवल्ड स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगी हो। सिंपल था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो डिफ्लेक्शन होगा ही, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर दीज पार्टिकल बाई अप्लाइंग परपेंडिकुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज आल्सो परपेंडिकुलर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कह रहा है कि थॉमसन ने कैलकुलेट किया चार्ज अपॉन मास रेशियो, इनको हमने परपेंडिकुलर क्या लगाई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जो कि परपेंडिकुलर थी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के। चार्ज अपॉन मास रेशियो आया 1.758 इंटू 10⁻8, मेरे साथ में बोलो 1.758 इंटू 10⁸8 कूलाम पर ग्राम, कूलाम पर ग्राम, कूलाम पर ग्राम, कूलाम पर ग्राम, 1.758 इंटू 10⁸8, 1.758 इंटू 10⁸8, 1.758 इंटू 10⁸8, 1.758 इंटू 10⁸8। ठीक, आर ए मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप मिक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट किया। उन्होंने एक ट्यूब में गैस फिल्ड कर दी और एक्सरेज डाली उसके ऊपर, एक्सरेज के द्वारा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि आर ए मिल्कन ने किस रेज का यूज किया था इस पर चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालने के लिए एक्सरेज का यूज किया गया था। ऑल ड्रॉपलेट फ्ली 3 टाइप्स ऑफ फोर्स, 3 टाइप ऑफ फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विस्कस फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लूइड से भरा हुआ है ना, फ्लूइड से भरा हुआ है उसकी वजह से इसमें विस्कस फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल नीचे mg लग रहा होगा उसकी वजह से। टू प्रोड्यूस ऑयल ड्रॉपलेट इन फॉर्म मिस्ट, और ये एटमॉइजर मिस्ट का यूज किया था, एटमॉइजर एंड मिस्ट का यूज किया था। ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स का यूज करके इन्होंने मिस्ट बनाई थी, उसके द्वारा इन्होंने आर ए मुलिकन ने चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। एनोड रेज, कैनाल रेज, एनोड रेज या कैनाल रेज कहा जाता है, सेम एज ए कैथोड रेज की तरह ही होते हैं, सिस्टम भी सेम उसी तरह से पूरा बनाया जाता है। ठीक, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बनी होती हैं, इसलिए ये कैथोड टू एनोड ना जाके एनोड टू कैथोड चलती हैं। दीज चार्ज अपॉन मास रेशियो, इनका चार्ज अपॉन मास रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। चार्ज प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो यूनिवर्सल नहीं होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, जो इसमें गैस भरी जाएगी उसी पर डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोजन भरी है तो कितना एनोड रेज पर एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक प्रोटॉन देगा। ठीक, और ये प्रोटॉन, ये जो आयन है कुछ भी हो सकता है, अगर तुम Cl भरोगे तो Cl प्लस बनेगा, ऑक्सीजन भरोगे तो O प्लस बनेगा, O2 प्लस बनेगा। इसी तरह चार्ज अपॉन मास रेशियो मैक्सिमम इसका आता है 9.5 पर इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम।
चार्ज अपॉन मास रेशियो आता है, मेरे साथ में बोलो, 9.54 इंटू 10 पावर 4, 9.54 इंटू 10 पावर 4 कूलम पर ग्राम, 9.54 इंटू 10 पावर 4 कूलम पर ग्राम। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो मैक्सिमम आता है किसका, हाइड्रोजन गैस के लिए, क्योंकि मास हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, तो जितना चार्ज मास नीचे वाला जितना कम रहेगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा, उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो उतनी ज़्यादा आएगा। हाइड्रोजन गैस हल्की है, इसलिए चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे जैसे गैस भारी होती जाएगी, चार्ज अपॉन मास रेशियो घटता जाएगा, क्योंकि गैस का मास बढ़ता जाएगा, इस वजह से घटता जाएगा चार्ज अपॉन मास रेशियो। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले वाटरमेलन मॉडल की बात हुई थी, तो उसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरा रेड पार्ट में, मतलब तरबूज के गूदे की तरह पूरी तरह फैला हुआ है, और जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह धसे हुए हैं, सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं इन द पॉजिटिव पोर्शन में, उसी रेड वाले पोर्शन में। इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी क्या, एटम स्टेबल कैसे रह पा रहा है। बाद में रदरफोर्ड आया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की कोटेड स्क्रीन ली, ठीक, और भी उसके आगे उन्होंने एटम को रखा, फिर उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो उन्होंने जब कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो तीन चीज़ें हुई, कुछ डिफ्लेक्ट किए कुछ एंगल पर, कुछ सीधे निकल गए, और कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा पर मुड़ गए। 20,000 में एक पार्टिकल मुड़ा है, ठीक, 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर। तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग गोल्ड फॉइल पर की 100 नैनोमीटर की थी, 100 नैनोमीटर की, 100 नैनोमीटर की थी, बहुत ही पतली होती है। ऑब्जर्वेशन क्या निकला, अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, यानी बहुत ज़्यादा एटम खाली है, पूरा सॉलिड नहीं है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हुए 90 डिग्री के कम एंगल पर, यानी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन बहुत ही छोटी जगह में रखा हुआ है। न्यूक्लियस बोल दिया रदरफोर्ड ने उसे। और वहीं अल्फा पार्टिकल जो थे वो जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर वापस आए थे, तो उससे कंक्लूजन निकला कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो रिजिड और डेंस स्पेस बनाता है, यानी कि बहुत छोटी जगह पे रखा हुआ है, डेंस स्पेस बनाता है एटम के अंदर। इससे कंक्लूजन निकला कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर एटम पर, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कंक्लूजन निकला। सिंपल सा ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, यानी एटम बहुत ज़्यादा खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। फिर अल्फा पार्टिकल कुछ थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसका बहुत ही कम जगह में रखा हुआ है, वेरी स्मॉल जगह में रखा हुआ है। फिर वो कुछ पार्टिकल जो थे, यानी एक या दो पार्टिकल बहुत ही 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, यानी वो सीधे उस जगह से टकरा के वापस आए थे, यानी रिजिड और डेंस है वो जगह जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, न्यूक्लियस बोल दिया उसको, ठीक। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन सेंटर ऑफ द एटम के, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं कि एटम की डायमीटर जो आती है वो कितनी आती है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डायमीटर आता है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। केमिस्ट्री में CGS पैटर्न चलता है और फिजिक्स में MKS पैटर्न चलता है। नहीं, फिजिक्स में दोनों पैटर्न चलते हैं, CGS भी है और MKS भी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर के। मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री में तुम्हें CGS पैटर्न नहीं देखने को मिलता, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही CGS पैटर्न में चलने वाला है। मीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे क्वेश्चन में। बात करते हैं डायमीटर की, तो ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है एटम का, और न्यूक्लियस होती है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 पर, a की पावर 1/3 पर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा R0, ठीक। न्यूक्लियस की रेडियस हो गई R0, a की पावर 1/3, और R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कॉपर एटम की x सेंटीमीटर है, देन कैलकुलेट करो न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम की। अगर कॉपर की दी गई है, एल्यूमिनियम की उसने कर दी है, तो बस a की वैल्यू रखेंगे, उसका 1/3 कर देंगे, R तो कट ही जाएगा, तो सिंपल सा हम निकाल देंगे इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा, मान लो x थी कॉपर की, तो x कॉपर की जगह x रख देंगे, ठीक। हमने कॉपर की जगह x रख दिया, एल्यूमिनियम की निकालना है तो इसका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3x/4 आ जाएगा, ओके। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से, डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आती है 10 की पावर 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको याद करना ही पड़ता है।
एटम का जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो 10⁻12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। अब ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड के? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया लाइन स्पेक्ट्रा को, और क्या नहीं एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और क्या एक्सप्लेन नहीं किया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, रेनबो, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइमन बॉमर वाला। ठीक, मैक्सवेल ने दो चीजें क्लियर कर दी कि अनेबल टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम बता दिया कैसे है, और एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रम को मैक्सवेल ने। ठीक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लेट क्यों हुई थी? चैडविक की वजह। तो उन्होंने क्या किया, 4 बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई तो कार्बन बना और न्यूट्रॉन निकला। तब हमें पता चला कि एक न्यूट्रॉन पार्टिकल भी है न्यूक्लियस में पाया जा रहा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, ये मासलेस होते हैं और एनर्जी पैकेट का इन्हें फोटॉन्स या क्वांटा कहा जाता है, मॉडर्न में पढ़ते हैं। तो इसकी एनर्जी हो जाती है एच न्यू, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, एस सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो ये फार्मूला हो गया, ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक इक्वेशन या प्लैंक कांस्टेंट एच की बात कर लेते हैं। ठीक, 6 इंटू 10 की पावर, प्लैंक कांस्टेंट 6 इंटू 10 की पावर माइनस 39 जूल सेकेंड, 39 जूल सेकेंड आता है। ठीक, और ये तुम्हारा न्यू सी बाई लैम्डा होता है, और 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, जो कि मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। फ्रिक्वेंसी न्यू से निकालते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, और वेवलेंथ रेडिएशन आ जाता है। कंप्लीट। आगे देखते हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम में, स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं ईएम वेव। ठीक, ईएम वेव जो होती हैं यानी रेडिएशन जो होती हैं वो डुअल नेचर रखती हैं, एक वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता है डिसाइड, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तुम्हारा वेव नेचर से डिफाइन हो जाएगा, और पार्टिकल नेचर डिफाइन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट इन कैपेसिटी विद टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रा। 4 चीजें पार्टिकल नेचर से डिसाइड होती हैं। एटम के पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रा डिसाइड होता है। वहीं वेव नंबर से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन डिसाइड होता है। लाइन इंस्पेक्टर रॉबर्ट बंजन was first investigation who identified the element like rubidium, cesium and gallium on the basis of line spectra। रॉबर्ट बंसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार इन्वेस्टिगेट किया किसको, रूबीडियम सीजियम फ्रेंसियम को ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा के आधार पर। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखना जाए यहाँ पे तो हमें एक ट्रिक मिलती है, तो ट्रिक याद कर लो, सीधे हटाओ काम खत्म करो। CGX UV मार, ठीक है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा के केस में रखेंगे, यानी सबसे ज्यादा होगी रेडियो वेव की और सबसे कम होगी कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड और ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव सबसे ज्यादा लैम्डा वाली होती है, इसीलिए रेडियो वेव का यूज भी किया जाता है ट्रांसमिशन के रूप में, टीवी, टेलीविजन वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह। ठीक, माइक्रोवेव रडार हीट वगैरह डिटेक्ट करती हैं, जेट एट वगैरह में इंफ्रारेड हीटिंग करता है और सनलाइट अल्ट्रावायलेट निकालती है, एक्सरे से रेडियोलॉजी में यूज होता है, और कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट ये सभी हार्मफुल होती हैं ह्यूमन के लिए, तो यहाँ पे हमने इनको कंबाइन रूप से हार्मफुल लिख दिया है। और विजुअल वाले में विबग्योर आता है, विबग्योर में भी सबसे ज़्यादा जो लैम्डा है वो रेड कलर का होता है और सबसे कम लैम्डा होता है वायलेट कलर का 400 नैनोमीटर, और रेड कलर का हो जाता है 750 नैनोमीटर। कंप्लीट। CGX UV मार्क। कैलकुलेट करते हैं वेव नंबर को, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। C जो है यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और लैम्डा जो है वो 5800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। अब बात करते हैं वेव नंबर की, तो जो वेव नंबर है 1 बाई लैम्डा, ये तुम्हारा कितना हो जाता है, 1 बाई लैम्डा रख देंगे उसके नीचे, तुम्हारा वेव नंबर निकल के आ जाएगा, लैम्डा दिया ही हुए, और फ्रिक्वेंसी निकालना होगा तो C बाई लैम्डा कर देंगे, C की वैल्यू भी दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ
ऑफ लैम्डा 3.6 एंगस्ट्रॉम। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक इक्वेशन लगा दो, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, या EMC स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दो, दोनों को इक्वल करेंगे, हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी एच बाई लैम्डा सी, और उसको कैलकुलेट करके हम मास निकाल लेते हैं टोटल। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का कि 100 वाट का बल्ब है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकाल रहा है, जिसके लैम्डा जो है यानी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर की है। कैलकुलेट करो कि फोटोन कितने इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड में। अब फोटोन कैसे, ई इक्वल टू एनर्जी जो थी उसकी 100 वाट थी, तो ई हो गई 100 वाट, ठीक। मतलब नहीं, हाँ 100 वाट नहीं, पी इंटू टी से एनर्जी निकलती है, ये फार्मूला होता है, ई इक्वल टू पी टी, पावर इंटू टाइम से एनर्जी निकलती है। तो हमने जो टाइम है वो 1 सेकंड के पूछ रहा है, तो 1 सेकंड रख दिया, आ गया 100 जूल। 100 जूल को एनर्जी की जगह रखेंगे, एन एस सी अपॉन लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे, एन को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक डाई है, वो ऑब्जर्व करती है फोटोन को, वेवलेंथ है जिसका लैम्डा, और रीमिट कर रही है 2 फोटोन। A dye observe a photon of wavelength lambda and re-emitted photon wavelength is lambda 1 and lambda 2, find the relation। एक कलर्ड डाई थी, उसने लैम्डा एब्जॉर्व किया, लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 में तोड़ दिया, तो एनर्जी एब्जॉर्व इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड होगी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दिया यहाँ पे, एस सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। बोहर मॉडल में बात करते हैं, तो बोहर मॉडल में बोहर चाचा बोलते हैं कि रिक्वायर्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जो अराउंड घूम रहा है ना बहुत तेजी से, तो जब घूमती है कोई चीज ऑर्बिट में, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी बाहर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जाता है, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उसके, उससे बैलेंस हो जाता है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, किससे बैलेंस कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन हो गई हमारी। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन सर्कुलर ऑर्बिट में जहां पर उनकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स होती है, एकदम सर्टेन वैल्यू रखती है। तो MVR जो ये घूम रहा है ना, NSC अपॉन लैम्डा, NSC अपॉन NH अपॉन 2 पाई से निकालेंगे, NSC अपॉन लैम्डा नहीं, NH अपॉन 2 पाई से, ठीक। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है MB, और एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, एनर्जी फिक्स रहती, तो एनर्जी का फार्मूला लगा दिया, NH अपॉन 2 पाई। N इज ऑलवेज इन होल नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ऑर्बिट के बारे में बताता है, जैसे KL M N कौन सा है, 1 2 3 4, N इक्वल टू KL M N, ठीक। इसी तरह से n तुम्हारा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि ऑर्बिट के संख्या, ऑर्बिट के नंबर के बारे में बताएगा कि कौन से नंबर की ऑर्बिट है, पहली दूसरी तीसरी कौन सी है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट, एनर्जी फिक्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनके उनकी एनर्जी जिनसे फिक्स होगी। अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थर्ड ऑर्बिट से मैच कर रही है, तो वो उसी की फिक्स है, तो वो थर्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। निगेटिव साइन ऑफ एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम लेस एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी एट रेस्ट। निगेटिव साइन यही बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, निगेटिव साइन हमें बता रहा है यहाँ पे 13.6 जो है, यहाँ पे निगेटिव साइन जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, यानी बंधे हुए हैं, और किसी इन्फिनिटी पर ये पॉजिटिव हो सकते हैं जाके। अगर इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए तो ये इन्फिनिटी पर चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इन्फिनिटी पर चला जाएगा, अगर इसको 13-13.6 एनर्जी मिल जाए। दूसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस आर टाइटली बाउंड देन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास में है वो टाइटली बाउंड होंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास जेड इफेक्टिव ज़्यादा लग रहा है, न्यूक्लियस के पास में है। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगता है तो उसको कस के पकड़ के रखेगा। और देन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जो दूर रहेंगे उनके इनर कोर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धक्का भी दे रहे होंगे, तो न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव जो है वो कम हो जाता है, ओवरऑल थोड़ा बहुत काउंटर बैलेंस हो जाता है इनर कोर इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ठीक है। तो जो पास वाला है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा, दूर वाला है वो लूजली बाउंड होगा, तो इसको हमारा आसानी से निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कौन सा केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन। अब हमने जान लिया कि क्यों हो रहा था, आगे आ जाते हैं, ठीक है। बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर लिया। बोहर मॉडल का तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि एनर्जी पहले ऑर्बिट की, दूसरे ऑर्बिट की, तीसरे ऑर्बिट की, चौथे ऑर्बिट की देखते हैं। तो सबसे
कम एनर्जी होती है पहले ऑर्बिट की और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इन्फिनिटी ऑर्बिट की, यानी कि इन्फिनिटी पर चले जाओगे तब। तो जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या मतलब एन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी घटती जाएगी। और एनर्जी डिफरेंस है जो उनके सेल्स के बीच का, वो एनर्जी डिफरेंस भी घटता है। E2 माइनस E1 का सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। हाँ, एनर्जी डिफरेंस घटता है बल्कि एनर्जी बढ़ती है, ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती है पर एनर्जी डिफरेंस घटता है। ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी डिफरेंस घटता है। इलेक्ट्रॉन नेवल फॉलोज इट जंप्स फ्रॉम एनर्जी, ये कभी भी फ्लो नहीं करता है कि आराम आराम से जा रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ये सीधे जंप करता है फटाक से। अगर ये न्यूक्लियस था तो ये यहाँ से सीधे जंप करेगा, इसमें ऐसे धीरे धीरे नहीं जाएगा लहराते हुए, जंप मारेगा। हेंस लाइन स्पेक्ट्रा, इसलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रा को देखने को मिलता है। जब ये जंप मारेगा या फिर वहां से लौट रहा होगा तो ये लाइन स्पेक्ट्रा इमिट करेगा। जितनी एनर्जी लेके ये बाहर गया था, मतलब अपर वाले ऑर्बिट में गया था, इस ऑर्बिट में यहाँ से गया था, तो जितनी एनर्जी इसने ली थी उतनी एनर्जी बाहर निकालेगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें। ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा हमें खासकर तभी मिलता है, ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा में तब मिलेगा जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और एमिशन स्पेक्ट्रा तब मिलेगा जब वापस से अपने ऑर्बिट में आ रहा होगा। ठीक, N1 हो गया लोअर एनर्जी लेवल, N2 हो गया हायर एनर्जी लेवल, तो डेल्टा E हो जाएगा E2 माइनस E1 SC अपॉन लैम्डा के बराबर कर देंगे। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इमिट एनर्जी इज मैक्सिमम, ट्रांजिशन के दौरान इमिटेड एनर्जी किस में मैक्सिमम होगी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें एक ट्रिक मिलती है R मिनिमम, यानी राइट साइड वाला N की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो ये N1 है, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अब कह रहा है दूसरे वाले में देख लो, तो ये N1 है, इसमें भी N1 है। जब N1 सेम हो गया तो हम देखते हैं कि लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए, N1 N3, और ये क्या होता है N2 N1, तो एनर्जी गैप किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इमिटेड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बात कर लिया। दिस वेवलेंथ कैन आल्सो कैलकुलेटेड बाय रिड्ज फार्मूला, रिड्ज फार्मूला से कैलकुलेट की जाती है, जो कि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N1 क्या था, लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या था, हायर एनर्जी लेवल। ठीक, Z था तुम्हारा एटॉमिक नंबर, R रिडवर्क कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ड्यूरिंग इमिशन स्पेक्ट्रा के दौरान क्या होता है, ट्रांजिशन सीरीज हमें देखने को मिलती है। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड हेम्फ्री, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड हेम्फ्री। ठीक है, तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड हेम्फ्री देखने को मिल जाती है। फिंगर रूल लगा देंगे, पहले नंबर पहली फिंगर पे लाइमन, दूसरी फिंगर पे बामर, तीसरी फिंगर पे पास्चन, थर्ड फिंगर पे, फोर्थ फिंगर पे ब्रैकेट, फिर फुंड हेम्फ्री, इस तरह से। तो यहाँ पे फिंगर रूल लगा देते हैं, 1 2 3 आ जाता है, N की वैल्यू N1 की वैल्यू आ गई। अब इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सेकंड वाले से आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइमन पहले वाले में गिर रहा है तो लाइमन दूसरे वाले में गिर रहा है, तो बामर तीसरे वाले में गिर रहा है तो पास्चन, इसी तरह से देख लेंगे। अब लाइमन जो है तुम्हारा अल्ट्रावायलेट जोन में आती है, बामर विजिबल जोन में आती है, बाकी सब इंफ्रारेड हो जाती हैं। इतना याद रखो, लाइमन हो गया अल्ट्रावायलेट, बामर हो गया विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड। यहाँ पे देख लेंगे लास्ट लाइन जो है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही लाइमन में। इट इज द लाइन ऑफ ट्रांजिशन, देन लाइन ऑफ ट्रांजिशन निकालने के लिए N2 हमें हायर लेवल पता है, मान लो हायर लेवल हमने 5वां दे दिया, अब N1 दे दिया पाए दूसरा, तो कितनी लाइन निकलेंगी, 5 इजिकल टू 5 इजिकल टू कितना दूसरे में आ रहा था, तो 3 लाइन निकलेंगी। ठीक, 5 में से अगर गिर रहा था तो गिन लो, 1 2 3 लाइन देखने को मिल गई बामर में, 5वें लेवल से जब गिर रहा था तो 3 लाइन देखने को मिली, एक ये गिरी, एक ये गिरी, एक ये गिरी, तो 5 हो गई ना। आगे आ जाओ, फ्रॉम रेड एंड थर्ड लाइन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, देन कब पॉसिबल होगा कि जब थर्ड लाइन ट्रांजिशन देखने को मिलेगा रेड एंड में। रेड एंड मतलब विजुअल जोन की बात हो रही है, बामर की बात हो रही है, यानी N1 जो वो तुम्हारी वैल्यू होगी वो N2 होगी। ठीक, मतलब दूसरे नंबर पे गिर रहा होगा, और कहाँ से गिरेगा, थर्ड लाइन का प्राप्त हो गया। हम अभी तो देखे 5 में से गिर रही थी तब थर्ड लाइन प्राप्त हो रही थी, चौथे से गिरेगी तो दूसरी लाइन प्राप्त होगी, तीसरे से गिरेगी पहली लाइन प्राप्त होगी, और ऊपर चलते चले जाएंगे तो छठी 7वीं 8वीं ऐसे करके मिलती जाएंगी टोटल। तो यहाँ पे देख लिया N5 से N2 में आ रही थी, तब हमें थर्ड लाइन देखने को मिली थी। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, N2 इक्वल टू N1 प्लस 1 पर। लैम्डा मिनिमम होगा जब इन्फिनिटी से आएगी, जब लाइन इन्फिनिटी से यानी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा किसी ऑर्बिट में तो लैम्डा मिनिमम होगा, और जब जस्ट हायर ऑर्बिट से आएगा, जस्ट हायर ऑर्बिट से आ रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा।
सिंपल। कैलकुलेट करते हैं लैम्डा मैक्सिमम लाइमर एंड लैम्डा मिनिमम फॉर बामर रेशियो। बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब लैम्डा मैक्सिमम की बात करते थे तो लैम्डा मैक्सिमम कब हो रहा था, जस्ट हायर से आ रहा था तो 1+1 कर दिया यहाँ पर, ठीक, जस्ट हायर हो गया 1/2। अब लैम्डा मिनिमम कब था, जब इन्फिनिटी से आ रहा था, तो सिंपल था यहाँ फार्मूला निकाल लेंगे, तो लैम्डा 2 अपन लैम्डा बना जाएगा 1/2/1, ठीक। अगला सोल्यूशन दिया है कि बामर का लैम्डा मिनिमम और लाइमन का लैम्डा मैक्सिमम, उन दोनों का रेशियो पूछ दिया है। बामर का लैम्डा मिनिमम दिया गया था और लाइमन का मैक्सिमम दिया गया था लैम्डा, दोनों का रेशियो पूछ दिया गया था। अब दोनों के रेशियो बताते टाइम क्या करेंगे हम, मिनिमम के लिए इन्फिनिटी से गिराएंगे, मैक्सिमम के लिए जस्ट हायर से गिरा देंगे। तो जस्ट हायर से गिराया तो इसका आया 3RZ²/4, RZ²/4, RZ² से RZ² कैंसिल आउट, 1/4 डिवाइड बाई 3/4, ठीक है। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 3/4 था, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम रेशियो फॉर लाइमन। अब 1/λ1 1/λ2 RZ² दिया था, जस्ट हायर से आ रहा था 3/4 आया, और इन्फिनिटी से आ रहा था तो मिनिमम हो गया था, तो 1 से 1 आया था उसका। तो लाइमन के बारे में ही बात करेंगे, सिर्फ लाइमन के बारे में बात करेंगे, तो उसका रेशियो आएगा 4/3। वहां पर क्या हो रहा था, बामर और लाइमन का रेशियो निकाल लेते, बामर का मिनिमम ले रहे थे, लाइमन का मैक्सिमम ले रहे थे। यहाँ पर हमने दोनों लाइमन के बारे में बात कर लिया, तो 4/3 आ जाएगा इसका रेशियो। What is the transition hydrogen spectrum have same wavelength as a Balmer transition n=4 to n=2, यानी चौथे से दूसरे में आ रहा है, चौथे से दूसरे में आ रहा है तो कितनी लाइन बनेगी, चौथे से दूसरे में आ रहा है 1 2 3 4, चौथे से दूसरे में आ रहा है 1 2 2 लाइन बनेगी टोटल, ठीक। तो पहले तो n2 से n1 में आया है, उसका निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ ऑफ बामर ट्रांजिशन, बामर ट्रांजिशन पूछा है, यानी इसकी n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी आ रहा है ना, नहीं 4 से आ रहा है, इसने n1 और n2 दोनों ही दे दिए हैं। अब यहाँ से सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे, क्या पूछा है, बामर ट्रांजिशन है स्पेक्ट्रम, तो हमने सबसे पहले किसका निकाल लिया, रख दिया वैल्यू जो दिया गया था सिंपल से, तो n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी, n1 की वैल्यू आ गई 1, n2 की वैल्यू आ गई 2। हीलियम के लिए पूछा था, हीलियम के लिए, हाइड्रोजन का दिया था, हीलियम के लिए पूछा था, हाइड्रोजन के लिए दिया था, हीलियम के लिए पूछा था, तो हमने हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू रखी और हीलियम के लिए ये वाली वैल्यू रखी, दोनों के जेड का अंतर था, तो यहाँ पे 1 था जेड, यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो ये जो 2 था ये 4 हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 तुम्हारा इधर चला जाएगा, ओवरऑल आर से आर कैंसिल आउट, यहाँ आर से आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी 4, n स्क्वायर की 4 आएगी तो n2 = 2 हो जाएगी, सिंपल था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो ये फार्मूला हमें याद करना पड़ता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये फार्मूला याद करना पड़ता है, n2 - n1 n2 - n1 + 1/2 n2 - n1 n2 - n1 + 1/2 n2 - n1 n2 - 1 + 1/2, यानी डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1/2। अब n1 कितना दिया था 1, n2 कितना दिया था 5, तो n2 - n1 n2 - n1 + 1 20/2 = 10, 10 आना चाहिए, यहाँ पे 1 लिख रखा है। ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस सुमिशन ऑफ डेल्टा एन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सुमिशन ऑफ डेल्टा एन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सुमिशन ऑफ डेल्टा एन। और ये कैसे अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे, मान लो n 5 दिया था, 5 to 1 दिया था, n2 की वैल्यू 5 थी, n1 की वैल्यू 1 थी, स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी थी, तो सुमिशन ऑफ डेल्टा एन करो, कितना आया 4, फिर आया 3 2 1 जोड़ दो, 4 3 7 7 2 9 1 10, टोटल लाइन्स हो गई 10। अब इसमें 6 to 2 निकालो, कितना डिफरेंस आया 4 का, 4 3 2 1, इसमें भी लाइन आ गई 10। लाइनमैन नहीं होगा क्योंकि n = 2 में गिर रहा है, लाइनमैन होगा नहीं, यहाँ पे लाइनमैन हो सकती है, n = 1 पर गिर रहा था जब।
अब आ जाती है बोर्स कैलकुलेट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा में देखते हैं, वो डेल्टा एन के बराबर होती है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा में डेल्टा एन के बराबर होती है। डेल्टा एन के बराबर, ये याद रखना, डेल्टा एन के बराबर होती है। तो ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा एन इक्वल टू 1 था, एन इक्वल टू 4 था। स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई? 3, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे 3 ही मिलती हैं। ठीक है, सिंपल सा स्पेक्ट्रल लाइंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, अब बोर कैलकुलेशन की बात करते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट सिंपल सा सीधे फार्मूला याद रखो इसका, r इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। निकाला तो हमने उसी से था, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर दिया, फिर एम बी स्क्वायर एन एच के इसकी वैल्यू रख दी जाके हमने, v की वैल्यू r की, v की वैल्यू किस में रख दी जाके? एम बी स्क्वायर में। और ये तुम्हारा भारी भरकम फार्मूला आएगा। और भारी भरकम फार्मूला अगर ऑप्शन में लिख के आ जाए तो पहचान ही नहीं कौन सा टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे सर ने ट्रिक दी है 22/22, यानी 2 स्क्वायर होगा, ऊपर नीचे भी 2 होगा। ठीक है, अब r इक्वल टू 0.353 एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम याद कर लेंगे, फार्मूला रट लो सीधा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, एंगस्ट्रॉम में आएगी हमेशा रेडियस। यहाँ पे कैलकुलेशन देख लें, क्वेश्चन देख लेते हैं। r1 दिया है कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम, r3 कितना दिया है? 4.77 एंगस्ट्रॉम। गैप पूछा है तो r3 माइनस r1 कर देंगे, गैप आ जाएगा हमारे पास 4.24। कैलकुलेट करो रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हीलियम प्लस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे दी है तो यानी n1 की वैल्यू दे दी है कितनी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा, यानी n1 की वैल्यू आ गई 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। और z की वैल्यू कितनी थी हीलियम के केस में? हीलियम के केस में n की वैल्यू, मतलब z की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपन जेड रख दो नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2.3, 1.06 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इफ रेडियस इज फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज है कूलम मीटर, मतलब सेंटीमीटर में दिया है, बार बार कूलम मीटर पढ़ने लगता हूँ, सॉरी। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज x सेंटीमीटर दिया है, देन द कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की दे दिया है हाइड्रोजन की, सेकंड ऑर्बिट हीलियम की पूछा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का रेशियो रूल लगा देंगे, सिंपल था, कांस्टेंट काट देंगे 0.3 से 0.35, और सिर्फ क्या एन भी कट जाएगा। सेकंड पूछा है, फर्स्ट की दिया, सेकंड पूछा है, दोनों बदल रहा है और जेड भी बदल रहा है। जब दोनों चीजें बदल रही हैं तो दोनों को रखेंगे, तो टोटल आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू दी हुई थी, एक्स की वैल्यू नहीं दी थी ना, नहीं दी थी, हाँ ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, तो काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल जेड ई स्क्वायर अपन आर हो जाती है। तो अब हाफ एम बी स्क्वायर की जगह हम हाफ जेड ई स्क्वायर अपन आर रख सकते हैं, तो हाफ 1 में से हाफ कटाएंगे तो हमारे पास हाफ बचेगा माइनस का, टोटल एनर्जी माइनस की हाफ जेड ई स्क्वायर आर हो जाती है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की निगेटिव होती है, वहीं टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। दस ऑन गोइंग द अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जाने पर टोटल एनर्जी तो बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, पर काइनेटिक एनर्जी घटती है। टोटल एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। टोटल एनर्जी हाफ जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर होता है। टोटल एनर्जी हो जाती है माइनस का 2 एम पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, अब ये इस भारी भरकम फार्मूला आ गया, ऑप्शन में आ जाए तो इसे पहचान के लगा देना। इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सिंपल सा सीधे फार्मूला याद रखो, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, और वहाँ पर रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी? एन स्क्वायर अपॉन जेड के हो रही थी। ठीक, तो टोटल एनर्जी हो गई माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई बी अपॉन एटम। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलो, वैसे याद हो जाएगा। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब अगला फॉर्मूला देता है टोटल एनर्जी माइनस 21.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। यहाँ पे ध्यान देने की बात चीज है, यूनिटी का ध्यान रखना है। यहाँ ई बी अपॉन एटम दिया है तो 13.6 रखेंगे, किलो जूल पर मोल दिया है तो माइनस 1312 रखेंगे, और जूल पर एटम दिया है तो माइनस 21.8 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, यानी माइनस का 21.8 इंटू 10 की पावर 19 रखेंगे जूल पर एटम के केस में। अब करते हैं, यहाँ यूनिट का ध्यान रखो बस, ई बी अपॉन एटम माइनस 13.6 किलो जूल पर मोल 1312
21.8 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा जूल पर एटम के केस में। टोटल एनर्जी आ जाएगी -RH इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, रीडवर कांस्टेंट यहाँ पर R है। अब टोटल एनर्जी यहाँ पे निकाल लेंगे धीरे धीरे करके सबकी वैल्यू रख के। यही जो ऑर्बिट में हम देख रहे थे, ये ऑर्बिट में एनर्जी देखते हैं, ये इस तरह से फार्मूले से निकल के आती है। ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन डेल्टा ई कैन बी कैलकुलेटेड एज, डेल्टा ई जो E2 माइनस E1 होता है R जेड स्क्वायर बाई 1/n1 के स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, R है 13.6 EV अपॉन एटम, 1312 किलो जूल पर मोल के 0.8 10 की पावर 19 जूल पर एटम। तो R की वैल्यू 13.6 EV अपॉन एटम, 1312 किलो जूल पर मोल और 21.8 10 की पावर 19 जूल पर एटम। कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेकेंड लाइन ऑफ बाउंड ट्रांजिशन इन हीलियम इन किलो जूल। सिंपल सा एक फार्मूला याद रखो, एनर्जी इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और R की जगह पर ये वाली रख दो, R की जगह पर ये रखो। 1312 रखोगे EV अपॉन एटम के केस में आएगी, किलो जूल पर मोल के केस में आएगी 1312, सॉरी। R की वैल्यू रखोगे 1312 किलो जूल पर मोल में आएगी एनर्जी, R की वैल्यू 13.6 रखोगे EV अपॉन एटम के आएगी, और 21.8 गुणित 10⁻19 जूल पर एटम रखोगे। थोड़ा साइलेंट हो जाओ। बात करते हैं कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेकंड लाइन ऑफ बाउंड ट्रांजिशन हीलियम इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी रखेंगे 1312, तो R की वैल्यू रखेंगे 1312 और सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी एनर्जी आएगी। ये एक तरीके से ट्रिक मान लो पूरा सिंपल सा, यहाँ R की वैल्यू को जगह ये रख देंगे कांस्टेंट, सिंपल सा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको नाम भी दे सकते हो, रिसर्व कांस्टेंट नाम दे दो याद रखने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन गैसियस आइसोलेटेड एटम आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ी होगी, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन जिसका ऑर्बिट इनफाइनाइट हो, मतलब उसके ऑर्बिट से निकाल के उसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, जो कि निगेटिव आती है आयोनाइजेशन एनर्जी की निगेटिव आती है, टोटल एनर्जी की निगेटिव आती है। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम +2 इन EV अपॉन एटम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा टोटल एनर्जी होगी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर EV अपॉन एटम, टोटल एनर्जी हो जाएगी 122.4 EV अपॉन एटम, 122.4 EV अपॉन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन एनर्जी, ठीक, 122.4 EV अपॉन एटम। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 वोल्ट है। कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, 36 वोल्ट दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम इज 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीलियम एटम से जो एनर्जी जरूरत पड़ेगी वो बताओ कितना होगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, पहले ऑर्बिट से निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 रख देंगे और निकाल लेंगे आराम से, 54.4 EV आ जाएगी IE1, और 79 दी गई थी, उससे माइनस कर देंगे IE2 को, हमारी टोटल IE1 आ जाएगी। तो फर्स्ट रिमूव को निकालने के लिए सेकंड की दी गई है, बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इतनी लग रही थी और हमने ये वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर लिया, IE2 आ गया, IE1 हो गया, IE2 IE1, ठीक है। ये कैलकुलेशन देख लो, आसान है, समझ जाओगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन MBR = NH/2π से निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम को बराबर कर देंगे किसके, NH/2π के, तो हमारे से वहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। भारी भरकम फार्मूला आएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो V = 28 को 1.8 × 10⁻7 Z/n, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z/n की हो जाती है, ठीक। अब जब कांस्टेंट हटाओगे तो वो कांस्टेंट क्या आएगा, 21.8 × 10⁻7 आएगा कांस्टेंट।
जब तुम कांस्टेंट लगाओगे, जेड बाई एन सेम रहेगा। ये हो गया वेलोसिटी। टाइम रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, वेलोसिटी है v, तो आर बाई वी हो जाएगी। दोनों का रेडियस का रेडियस का एन स्क्वायर बाई जेड रखेंगे, v का रखेंगे जेड बाई एन, तो ये टोटल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन फर्स्ट ऑर्बिट का हीलियम प्लस टी सेकंड में कैलकुलेट करो रिवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 के लिए। हीलियम प्लस 2 का दिया था पहले ऑर्बिट का, लिथियम प्लस 2 के लिए कैलकुलेट करना था। रेशियो रूल से लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल देख लेते हैं। बोर चाचा ने पार्टिकल नेचर को ध्यान में रखा, वेव नेचर को हटा दिया, ध्यान ही नहीं दिया। ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग, उन्होंने हाइजेनबर्ग को भी एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही दे ब्रॉगली को एक्सप्लेन किया। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, यूनिक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लगेगा, सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर किया गया था, वेव नेचर को बोर चाचा ने कंसीडर ही नहीं किया था, इग्नोर कर दिया था। और ये इन्होंने हाइजेनबर्ग और दे ब्रॉगली को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि वो डबल नेचर होता है इलेक्ट्रॉनों का, दोनों नेचर को नहीं बताया, सिर्फ पार्टिकल नेचर को ध्यान में रखा था। अब बात करते हैं अनएबल टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। मैग्नेटिक फील्ड में जीमेन इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट लगता है। एम से एम याद रखो, जीमेन एम, जीमेन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, एम से एम याद रखो, जीमेन मैग्नेटिक फील्ड, जीमेन इफेक्ट लगता है। सोमर फील्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अलोंग विद द न्यूक्लियर सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये तुम्हारी माइनर एक्सिस हो गई, ये मेजर एक्सिस हो गई। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। अब जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल, जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। 3 नंबर की सेल है तो 3 सब सेल। टॉपिक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे ब्रॉगली वेवलेंथ। दे ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी टाइनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा एटम, अल्फा पार्टिकल या एटम मॉलिक्यूल, पॉजेस डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, डुअल नेचर रखता है पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है वेव नेचर पर, यानी इलेक्ट्रॉन की वेव डाली जाती है जिससे वो मैग्निफिकेशन पावर उसकी 15 मिलियन टाइम्स तक बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर जो होती है 15 मिलियन टाइम होती है किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में। अब एनर्जी एस सी अपॉन लैम्डा से निकालेंगे। आइंस्टाइन इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी आ जाएगा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ टाइनी पार्टिकल, एम इज द मास, lambda is the de Broglie wavelength, lambda h by p. What is the p? p is the momentum of electron, mv, v तुम्हारा c था, ठीक है, m into e k, तो ये हो गया lambda h by p, p is the momentum of electron, तरफ mm से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा m e k, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर है। तो ओवरऑल तुम्हारा ये m e k हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि ये एम बी स्क्वायर हो गया टोटल, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई जेड, और 1/2 तो तुम्हारा क्या था, कांस्टेंट, तो पी जो है अंडर रूट 2 एम ई के आ जाएगा, अंडर रूट 2 एम ई के, अंडर रूट 2 एम ई के, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो पी हो जाएगा अंडर रूट 2 एम ई के। क्वेश्चन अगला दिया है, अ बॉडी ऑफ मास एक्स के जी, एक्स के जी की बॉडी दी है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ दिया है इतना, तो हमें क्या क्या दिया है, मास दिया है एक्स के जी, वेलोसिटी दिया है और वेवलेंथ दिया है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी लगा देंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर E1, E2, E3 आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ईच हैविंग सेम वेवलेंथ, सभी की सेम वेवलेंथ है, वेवलेंथ सेम है तो सभी के वेवलेंथ सेम रख के फार्मूला लगाएंगे। तो हम देख रहे थे कि जो लैम्डा है वो अंडर रूट एम ई के पर डिपेंड कर रहा है, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्फा का, तो अल्फा की सबसे वेवलेंथ कम हो जाएगी, और सबसे मास कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, निग्लिजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो E1 आएगा सबसे आगे, E2 जाएगा सबसे पीछे, E3 इंटरमीडिएट हो जाएगा, सिंपल सा। नंबर ऑफ वेव फाउंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कितनी वेव पाई जाएंगी, n मान लो कोई वेव है, n नंबर की वेव ऑर्बिट है, n नंबर की ऑर्बिट है, ठीक, वो कितनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी वेव बनाएगी,
तो हम देख लेते हैं एन लैम्डा से सर्कम्फरेंस ऑफ ऑर्बिट दिया है nth। तो जितनी वेव बना रही है, मान लो n इक्वल टू 3 है, तो वो 3 वेव बनाएगी। ठीक, दे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एनीथिंग थर्ड सेल इज इक्वल्स टू ए नॉट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ से हम लैम्डा इक्वल टू 6 पाई ए नॉट कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये देखते हैं। तो लैम्डा दिए पूछा था, एन की वैल्यू दिया था, तो 2 पाई आर इक्वल टू 3 लैम्डा रख देंगे, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। एटम मेंशन ना हो तो हाइड्रोजन मान लो, एटम मेंशन ना हो तो हाइड्रोजन मान लो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा एटम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ में मैनेज नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं कर सकता, यानी डुअल नेचर पजेस नहीं कर सकते एक साथ में, यानी एक ही समय पर पोजीशन और मोमेंटम सेम नहीं हो सकता है। ही रूल्ड आउट, उन्होंने एक नियम निकाला, डिफाइंड एज ए पाथ ट्रेजेक्टरी, जिस पाथ को इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है बोहर बाय द बोहर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पजे डुअल नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर हैं। मेन सिग्निफिकेंट ऑफ हाइजेनबर्ग का यही देखने को मिलता है। ये फार्मूला याद करो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई इज ग्रेटर देन। ठीक, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स। अब हम पी इक्वल टू एम बी में तोड़ लेंगे, एम डेल्टा बी में तोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी इंटू चेंज इन पोजीशन एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये डेल्टा पी बाई टी हो जाएगा तुम्हारा क्या, एनर्जी। ठीक, डेल्टा एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टाइम, एच अपॉन 4 पाई के इक्वल। टोटल सब कुछ एच अपॉन 4 पाई के इक्वल ही कर रहे हैं। तो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 5 इंटू -35 एसआई यूनिट में, एच बाई 4 पाई एम ई 6 इंटू 10 की पावर 5, 6 इंटू 10 की पावर 5। ये दोनों वैल्यू हमें याद रखनी है, सिंपल था, इससे हमारी न्यूमेरिकल अप्रोच फास्ट हो जाएगी। कह रहा है अ गोल्फ बॉल, एक गोल्फ बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है, स्पीड उसकी 45 मीटर पर सेकंड है। अगर स्पीड को मेजर किया जाए विद एन एक्यूरेसी 2% अनसर्टेनिटी दी है, एक तरीके से 2% अनसर्टेनिटी दे रही। कैलकुलेट करो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक, स्पीड में अनसर्टेनिटी दी है कितनी, 2% की, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.9 मीटर पर सेकेंड। 45 दे रहा था, 45 मीटर पर सेकेंड, 2% की अनसर्टेनिटी यानी 0.9 आ गया। इसी को उठा के हम इसमें रख देंगे डेल्टा बी में, और डेल्टा एक्स हमें पूछा है, और हमारा एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो रही थी 5 इंटू 10 की पावर -35 एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू, और जो मास दिया है कितना दिया है, 40 ग्राम, तो 40 इंटू 10 की पावर -3। ये याद है ना, सीजीएस में रख रहे थे सब कुछ। ठीक, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा हो गया, कंप्लीट। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एज ए पोजीशन बिकम इक्वल देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा बी, तो डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो हमारा जो टोटल आ जाएगा, डेल्टा पी को मोमेंटम में तोड़ो, डेल्टा एम इंटू बी इंटू एम, तो एम तुम्हारा इधर चला गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू 1/4 के 2 बार निकाल लिया स्क्वायर का, तो एच वाई पाई मिल जाएगा। तो अब ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसकी वेलोसिटी एक्सीड कर जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑब्जर्व किया गया है, इट इल्यूमिनेटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया गया है, जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ उसकी डायमेंशन से छोटी होगी। ठीक है, उसकी वेवलेंथ उसकी डायमेंशन से छोटी होगी। वेवलेंथ हमेशा पार्टिकल के साइज से छोटी ही होती हैं, तो उसकी डायमेंशन से छोटी होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लासिकल मैकेनिक्स और द क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में देख लेते हैं। सोमरफील्ड तक की थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। ये एनएलएम पर बेस्ड होती है, वैलिड होती है माइक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, हैव अ पार्टिकल नेचर एसेंशियलिटी, नॉट वैलिड ऑन माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए वैलिड नहीं होती है क्लासिकल मैकेनिक्स।
इग्नोर्ड बाय डुअल नेचर, ये डुअल नेचर को इग्नोर करती है। फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स, वो दे ब्रोगली हाइजेनबर्ग हो गए। और फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स सोमरफील्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लास्ट तक। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो देखते हैं यहाँ पे, जो ये टॉपिक है, इसके से लास्ट तक जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के डुअल नेचर को डील करती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। दिस इज ए थ्योरेटिकल साइंस, यह एक थ्योरेटिकल साइंस है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं देखने को मिलता है। When this have a applying for over microscopic object, ये जब माइक्रोस्कोपिक यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई की जाती है तो ये सेम क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह काम करने लगती है। दिस थ्योरी इंडिपेंडेंट गिवन बाय श्रोडिंगर हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से दी थी, इस थ्योरी को दिया था क्वांटम मैकेनिक्स को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन बाई डेल स्क्वायर साइन बाई डी वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साइन बाई एच स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 0। और इसका एब्रीविएटेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म, तो एच साइन इक्वल टू ई साइन आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में, ठीक है, एच साइन इक्वल टू ई साइन, एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या एब्रीविएटेड फॉर्म। So m is the mass of electron, E is the total energy, V is the potential energy, H is the Hamilton operator, Hamilton operator। अब साइन की बात करते हैं, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका साइन का। ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टोर्ड इन इट्स वेव फंक्शन, जो ये साइन है ना, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में वेव फंक्शन के रूप में स्टोर रहती है, क्योंकि वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है 3 क्वांटम नंबर से, जिसमें तुम्हारा यल आता है, यम आता है और एन आता है, एन एल एम, साइन 420 एन एल एम, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, M इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हारा ये से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाला जा सकता है। इट इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अप्लाई होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का पाया जाना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, उसके वेव फंक्शन से कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का पाया जाना उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव फंक्शन के। फाइंडिंग ऑफ एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे पहला हमें सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है कि ये इंटीजर होता है, इक्विवेलेंट टू 3 क्वांटम नंबर के, यानी 3 क्वांटम नंबर इससे निकाले जा सकती हैं, एन एल एम यानी कि प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बिलोंग। ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बिलोंग टू, कि ये सॉल्व करने में मदद करती है किसको, इंटीजर ऑफ इक्विवेलेंट टू 3 यानी क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर को निकालने में मदद करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात होती है। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है एटम के अंदर, उसके बाद हमारे बताता है। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये न्यूक्लियस था वो पॉजिटिव चार्ज था, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो ये सेल के ऑर्बिट में कहाँ बैठा हुआ है, के में बैठा है, एल में बैठा है, एम में बैठा है, एन में बैठा है, ओ में बैठा है, कहाँ बैठा है उसके बारे में बताएगा। और कौन सी सबसेल में बैठा है, एस पी डी एफ जी एच किस में बैठा है उसके बारे में बताएगा। और उसमें भी किस ऑर्बिटल में बैठा है, कि इस ऑर्बिटल में बैठा है, इसमें बैठा है, कि इसमें बैठा है, कि इसमें बैठा है, कौन से ऑर्बिटल में बैठा है उसके बारे में बताएगा। तो जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल, जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल, ये है फिंगर रूल, ठीक। कितने नंबर की सेल है, मान लो हम n इक्वल टू 4 नंबर की सेल मान लें, तो उसमें कितनी सब सेल पाई जाएंगी, 4 नंबर में तो हमारी एस पी डी एफ, ठीक, 4 सब सेल पाई जा रही थी। एस शुरू हो रही थी 1s से, पी शुरू हो रही थी 2p से, और डी शुरू हो रही थी 3d से,
और 4f शुरू हो रही थी, d शुरू हो रही थी 3d से, ठीक, और f शुरू हो रहा था 4f से। तो जितने जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल, एस पी डी एफ। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया है, जी सब सेल कहाँ से स्टार्ट होगी, फॉर्मूला लगाओ, फिंगर रूल, एस पी पी डी एफ जी, ये क्या है, पांचवी है ना, तो n इक्वल टू 5 आ गया आंसर हमारा। ठीक, आगे आ जाओ, आई सब सेल कहाँ से स्टार्ट होगी, जी एच आई, और आगे चले जाओ, 7 में से स्टार्ट होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डी ऑर्बिटल, और कह रहा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, डी ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम तो 2 ही रह सकते हैं। अब वो ये पूछता कि डी सब सेल में कितने रह सकते हैं, तो डी सब सेल में हम कह देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑर्बिटल में तो 2 ही रह पाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटल तो एक ही होता है ना, एक अपोजिट है, ऐसे रहते हैं ऑर्बिटल में। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल। आप बाउ रूल देख लेते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। आप बाउ रूल सिंपल था, इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट्स की जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनमें। तो हम एक गाना गाते हैं, एन एस से शुरू करो, एन पी पर खत्म करो, एक कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ। एक बार फिर बोलो, एन एस से शुरू करो, एन पी पर खत्म करो, एन एक कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ। अब यहाँ पे कदम क्या है, एन, एन इज द कदम, ठीक है। अब एन एस से शुरू किया, एन पी पर खत्म करा, एक कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। इसी तरह से हम ओवरऑल एनर्जी, 1 एस से शुरू किया, खत्म हो गया, ठीक, 2 एस से शुरू किया, 2 पी पर खत्म किया, एक कदम पहले का डी होता नहीं है। 3 एस से शुरू किया, 3 पी पर खत्म किया, 3 एस से शुरू किया, 3 पी पर खत्म किया, 2 डी होता नहीं है, ठीक। 4 एस से शुरू किया, 4 पी पर खत्म किया, एक कदम पहले का डी, 3 डी होता है, सही है। 5 एस पर शुरू किया, 5 पी पर खत्म किया, एक कदम पहले का डी होता है, हाँ ठीक है, 4 डी होता है। फिर 6 एस से शुरू किया, 6 पी पर खत्म किया, एक कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ, ठीक है, देखने को मिल रहा है। 7 एस से शुरू किया, 7 पी पर खत्म किया, एक कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ। इस तरह से हम पूरा एनर्जी ऑर्डर बना लेते हैं, सिंपल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, आयोडीन का एग्जांपल देख लेते हैं, 53, इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, कैसे भरोगे, सिंपल सा 1s 2s 2p 3s ऐसे करके सिंपल सा एनर्जी लेवल बनाएंगे, उसमें भरते चले जाएंगे। s2 भरेगा, p6 भरेगा, d तुम्हारा 10 भरेगा, और f 14 भरता है। तो ये 5p पर ही खत्म हो गया, f भरने की नौबत ही नहीं आई। अब आ जाओ, इसी तरह ब्रोमीन का एग्जाम्पल देख लेंगे, इसी तरह कोबाल्ट का एग्जाम्पल देख लेंगे। अब आ जाओ, एक्सेप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है, उनके एक्सेप्शन के एग्जाम्पल है 24 29 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 79, ठीक, 24 29 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 एंड 79, ठीक। ये हो गए हमारे एक्सेप्शन वाले, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। अब इसमें एस का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएं, वो है उसका सिर्फ 46 पैलेडियम जो हमने छोड़ा था। अब 57 लेंथेनम में 58 से 71 तक आता है, और एक्टिनियम 90 से 103 तक आता है। ये लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, 58 से शुरू होकर 71 पे खत्म, 90 से शुरू होकर 103 पे खत्म। यू शुड नो द डिटेल पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए होगे इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक। अब इसमें क्या, लेंथेनम में जो आइडियल गैस, आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने वाले कितने थे, से, गुड, लक, ये तुम्हारे क्या फॉलो कर रहे थे, आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को। उसी तरह इसमें एक्टिनियम में कौन फॉलो कर रहे थे, हुआ, नाप, कम, लग रहा, ये तुम्हारे आइडियल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे थे एक्टिनाइट सीरीज में, ठीक है। आगे आ जाओ, हाफ फील्ड की बात करते हैं।
यहाँ पे देख लो हमने कॉपर की जंपिंग देख ली और इसी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग देख ली, पैलेडियम में दोनों इलेक्ट्रॉन जंपिंग देख ली। सबसे पहले अब जंपिंग वाले में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं नॉर्मल बनाते हैं, उसके बाद जंपिंग करा के करते हैं। ये नहीं कि तुमने डायरेक्ट जंपिंग करा दी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले नॉर्मल वाला बनाओ, नॉर्मल वाला बनाने के बाद जंपिंग कराओ। हाफ फील्ड की बात करते हैं, फुल फील्ड की बात करते हैं। मोर स्टेबल देन अदर बिकॉज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट प्रायोरिटी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मोस्ट प्रायोरिटी होती है। एक्सचेंज पेयर एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सचेंज पेयर एनर्जी क्या होती है, D5 में हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो 10 एक्सचेंज एनर्जी हो गई। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसलिए D7 से ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं D10 में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया, D7 में अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, यहाँ पे 11 एक्सचेंज हो गए, ठीक है ना, यहाँ 20 एक्सचेंज होंगे। अब ये एक्सचेंज देख कैसे रहे हैं, 1 2 ठीक ऐड कर दो, एडिटिव नेचर में है ना, तो 1 2 को ऐड करो 3, फिर 3 में ऐड करो 3 6 और 4 ऐड करो तो 10 हो गया ये, ठीक है। फिर उसी तरह से 10 ये तो 20 एक्सचेंज हो गए। फिर यहाँ पे 11 एक्सचेंज कैसे आए, 10 तो ये हो गए, एक एक्सचेंज ये हो गया, तो तुम्हारे 11 एक्सचेंज आ गए। तो एक्सचेंज करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो बड़बड़ाता रहेगा एनर्जी की वजह से। अब वो भड़बड़ाए ना, अपनी एनर्जी निकाल दे तो वो शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, कैटायन का कैसे करते हैं, कैटायन का करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, हाँ कैटायन का ही तो करना है। सबसे पहले उसका ग्राउंड स्टेट का बनाओ, ग्राउंड स्टेट का बनाने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकालो, ग्राउंड स्टेट का बनाने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। जैसे Fe+3 का हमें इलेक्ट्रॉन निकालने थे, पहले हमने S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर हमने D से इलेक्ट्रॉन निकाला। भाई इसी तरह इसमें भी पहले S से निकाल दिए, बाद में P से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 S से निकाल दिए। तो पहले ग्राउंड स्टेट का बनाएंगे, देन उसके बाद एक्साइटेड स्टेट का बनाते हैं। इसी तरह सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनायन का डायरेक्ट बना सकते हो, हमने लिख भी दिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनायन का डायरेक्ट बनाना है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाने ही तो है, तो आउटर सबसेल यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, सिंपल था, वैलेंस सेल में बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। P-3 है, सेलेनियम -2 हो, सीधे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, एनायंस का बन जाएगा। हुंड रूल, मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, ये बताता है हमें अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स, डीजनरेटिव ऑर्बिटल होता है, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल आर सेम सबसेल, एक ही सबसेल के इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। जैसे 1s 1s 2s हैं, 2p और ये 3p, तो ये इक्वल होते हैं, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो घर में 3 भाई थे, घर में 3 भाई थे, तो तीनों की एक एक शादी करा दी, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब जिसकी शादी पहले कराई थी, जब दूसरी शादी कराने की बारी आएगी तो सबसे पहले पहले वाले की कराएंगे ना, तो पहले जिसमें करो उसकी पेयरिंग कराएंगे, फिर इसकी पेयरिंग कराएंगे, फिर इसकी पेयरिंग कराएंगे, तो बारी बारी करके होगा। तो पहले एक एक शादी कराई, फिर 2 शादी करा दी, ठीक। इस तरह से हम हुंड रूल यही कहता है, पहले एक लड्डू शादी का, फिर दूसरा लड्डू, बारी बारी से। इस तरह से हुंड रूल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कि ऑर्बिटल में कैसे फिलिंग की जाएगी। अब कह रहा है इनमें से कौन कन्फिगरेशन गलत है और किस रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो हमने यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या कर दिया, पहले वाले में S को अधूरा छोड़ दिया, P में भर दिया इलेक्ट्रॉन। आप भाव के अकॉर्डिंग ही गलत हो गया, तुमने एनर्जी फॉलो ही नहीं की कि S में पहले भरेगा, P में बाद में भरेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दूसरे वाले में क्या किया तुमने, सेम स्पिन कर दिए हैं, सबके सेम स्पिन कर दिए, तो ये पाउली और हुंड दोनों को ही गलत बता रहा है, पाउली और हुंड दोनों को ही नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि हुंड के अकॉर्डिंग अपोजिट स्पिन में होते हैं, ठीक। और पाउली क्या कहते थे, पाउली कहते थे कि पहले सभी में भरेगा, फिर उसके बाद तुमने यहाँ एम्पटी भी छोड़ दिया है। और यहाँ पे तुमने क्या किया, एम्पटी पहला एनर्जी देखो एनर्जी के अकॉर्डिंग में नहीं भरा है, यहाँ पे तो तुमने भरे थे एनर्जी के अकॉर्डिंग पर गलत भर दिए थे, तो वहाँ पे पाउली वाला एक्सक्यूज, क्योंकि तुमने एक ऑर्बिटल एम्पटी छोड़ दिया था। यहाँ पे तुमने देखो पहले लोअर एनर्जी वाला ही खाली छोड़ दिया, तो हायर एनर्जी वाला भरने चले गए तुम, तो अब पाउ भी गलत कर दिया तुमने। फिर उसके बाद एम्पटी भी छोड़ दिया ऑर्बिटल, तो पाउली भी गलत कर दिया। फिर तुमने स्पिन भी सेम कर दिए कि सर, तो हुंड भी गलत कर दिया। इस तरह से 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो गए। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब रूल्स के हिसाब से सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये सिंपल सा है, इसका याद रखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आता है n पॉइंट कुछ, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना आया था
अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आए थे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे, तो इसका म्यू एस आएगा 3 पॉइंट कुछ। उसी तरह यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 1 आया था, तो इसके कितने आएंगे 1 पॉइंट कुछ। उसी तरह सीधे से n पॉइंट कुछ से याद कर लेंगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये ट्रिक है, सिंपल सा, हर जगह लगती है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कैटायन B प्लस एक्स इज द 2.74 बोर मैग्नेट्रॉन। द वैल्यू ऑफ x बताओ, x की वैल्यू बतानी है जब B प्लस एक्स दिया हो और उसका इतना है। अब मान ली अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट कुछ दिया है, तो यानी उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी के हिसाब से हम भर लेंगे, यानी B प्लस एक्स वैल्यू आ जाएगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, सीधे सीधे B प्लस B+2 B+3 सब में निकाल के देखेंगे, जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, B+3 में आ रहे हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये IIT में पूछा गया है। कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ B प्लस एक्स निकालो जब उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इतना दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ये दिया है कैटायन B प्लस एक्स का, तो वैल्यू ऑफ x बताओ। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी करके उनके कैटायनों का अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आए हैं बोर मैग्नेट्रॉन से n पॉइंट कुछ के अकॉर्डिंग, तो हम निकाल लेंगे। तो B+3 का आया था, तो x की वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं क्वांटम नंबर।